नमस्कार, जय श्री राम सभी को। मैं विष्णु शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बालाजी एकेडमी पर। और आज हम देखेंगे पजल बेहतरीन क्वेश्चन जो काफी अच्छे क्वेश्चन है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप सबसे पहले उन पजल के क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें और फिर बाद में आप आंसर देखेंगे किस तरीके से उसका आंसर आ रहा है। जो क्वेश्चन होगा वो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और उसको आप एक बार पॉज करके वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व कर लें और फिर बाद में आप जो है उसका आंसर देखें और अप्रोच देखें। आंसर तो वैसे भी आपको मिल जाएगा, कहीं पर भी मिल जाएगा, लेकिन उसकी अप्रोच देखेंगे हम किस तरीके से उस क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हैं। आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, उसी को हम सॉल्व करते हैं। 8 person P, Q, R, S, T, U, V and W are sitting at a circular table। तो सर्कुलर टेबल का क्वेश्चन है जो हमने पहले पढ़ा है। एंड फेसिंग इनसाइड, सारे के सारे क्या कर रहे हैं? फेसिंग इनसाइड। जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन करो तो इसमें खास ध्यान रखें, फेसिंग इनसाइड लिखा है, आउटसाइड लिखा है, या फिर कुछ फेस इनसाइड कर रहे हैं, कुछ फेस आउटसाइड कर रहे हैं। इस बात का खास एक बार ध्यान रखें। ईच पर्सन लाइक डिफरेंट नंबर्स 8, 13। हर पर्सन अलग अलग नंबर को लाइक करता है। 8, 13, 15, 19, 22, 24, 31 एंड 32। इस तरीके से अलग अलग नंबर्स को लाइक कर रहे हैं। All the information is not necessary in the same order. The consecutive alphabetical name person are not sitting together. अब आपके पास जो नंबर्स हैं, जो पर्सन है P, Q, R, S, T, U and V इस तरीके से हैं, एंड W ये इस तरीके से 8 पर्सन है। अब कंसेक्यूटिव अल्फाबेट आसपास में नहीं बैठे, मतलब P के पास में Q नहीं बैठा है, Q के पास में R और P नहीं बैठे हैं, R के पास में S और Q नहीं बैठे। कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद जो दूसरा अल्फाबेट आता है वो आपस में नहीं बैठे, आपस में एक दूसरे के पास पास में नहीं बैठे, दूर होंगे चलेगा। दोनों के बीच में एटलीस्ट एक जन का गैप होना चाहिए। नेक्स्ट, आप इसको इस तरीके से हम बनाते हैं, ठीक है। 8 पोजीशंस हैं, तो इस तरीके से 8 पोजीशंस हो गई। आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। S sits third to the right of Q। S sits third to the right of Q। थर्ड मतलब हम क्या करते हैं, यहाँ 2 का गैप लिख लेते हैं। Q likes 15। Q को क्या पसंद है? 15 पसंद है, तो ये हमारी एक कंडीशन बन गई। One person sits between the one who like 15 and P। 15 और P के बीच में एक पर्सन है, 15 और P के बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है। The person sitting third to the right of P। P के थर्ड राइट में जो पर्सन बैठा है, थर्ड राइट में जो पर्सन बैठा हुआ है, sit second to the left of one who likes 24। ये 24। अब इस कंडीशन को समझिएगा, P के थर्ड टू द राइट में जो पर्सन बैठा है वो 24 के सेकंड लेफ्ट में है। क्लियर है ये चीज? अब ये मैंने आपको पहले जो मैंने वीडियो बताया था उसमें मैंने आपको बताया था कि हम इस तरीके से लिखते हैं, राइट को इस साइड और लेफ्ट को इस साइड, और उसके बाद फिर हम इसको यहाँ पर अरेंज करते हैं, ठीक है। T sits immediate right of the one who likes 19। 19 जिसको पसंद है उसके इमीडिएट राइट कौन बैठा हुआ है? T बैठा हुआ है। तो उसको हम किस तरीके से कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए, आपको कंडीशन रिप्रेजेंट करना अच्छे से सीखना है। अगर मान लो कि मैं इसको ऐसे लिखता 19 और T, तो इसका मीनिंग मेरे लिए ये होता है, जो मैं कंडीशन बनाता हूँ उस अकॉर्डिंगली ये होता कि 19 और T के बीच में कितने लोग हैं हमें नहीं पता, लेकिन 19 जो है 19 के राइट में T बैठा हुआ है। लेकिन मैंने जो ये एरो है नीचे लगाया है, इसका मतलब 19 के जस्ट राइट में कौन बैठा है? T बैठा हुआ, जो भी हमें कंडीशन दी गई। T sits immediate right of the one who likes 19। The one who likes 19 sits facing U। 19 जो है U को फेस कर रहा है, किसको फेस कर रहा है? U को फेस कर रहा है, मतलब 19 के जस्ट सामने कौन है? U है। Who likes 22, और U को कितना पसंद है? वैल्यू 22 पसंद है। क्लियर? इसको मैं मिटा देता हूं, ये जो मैंने एक्स्ट्रा आपको समझाने के लिए लिखा था वो। अब देखो, R likes a number which is 4 more than the number likes by Q। R जो है Q से 4 ज्यादा नंबर को लाइक करता है। Q जितना भी लाइक करेगा उससे 4 ज्यादा नंबर को लाइक करेगा, ठीक है। तो Q की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 में 4 आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 19। तो R को कितना पसंद है? 19 पसंद है। ये डायरेक्टली भी आप कर सकते थे, लिखने की जरूरत नहीं थी, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। एंड सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ W, और R जो है W के सेकंड टू द लेफ्ट में है। R जो है, देखो
यहाँ पर देखो एक चीज आप देखिएगा ध्यान से, आर लाइक्स अ नंबर विच इज मोर देन द नंबर लाइक बाय क्यू एंड सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, एंड सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट, एंड किसके लिए यूज हो रहा है, आर के लिए। ठीक है, अगर एंड नहीं होता तो वो क्यू की बात आ जाती। ठीक है, एंड लिखा हुआ है, एंड बीच में आ जाए तो जो फर्स्ट नंबर होता है, फर्स्ट वैल्यू होती है, उसी के बारे में ही बात की गई है। क्लियर? W sits facing the one who likes a number which is 5 less than। W जो है ऐसे पर्सन को फेस कर रहा है 5 लेस देन द नंबर लाइक बाय टी। W ऐसे पर्सन को फेस कर रहा है जो 5 टी जितना पसंद करता है उससे 5 नंबर की वैल्यू को पसंद करता है। V लाइक्स प्राइम नंबर, और V को एक प्राइम नंबर पसंद है। ये हमारी सारी कंडीशंस है। अब इन कंडीशन को हमें यहाँ पर सेट करना है। देखिए अब सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले ये देखोगे सबसे ज्यादा वैल्यूज किसके बारे में दी गई है। देखो यहाँ पर आप देखते तो Q है, S है, P है, वहां से 24 है, तो मतलब कुछ ना कुछ क्लू हमें वहां से मिल जाएगा। तो हम सबसे पहले Q और S को लिखते हैं। तो देखो मैंने Q को यहाँ सेट किया जिसकी वैल्यू 15 है। Q से सेकंड राइट, सॉरी थर्ड राइट में कौन है, S है। थर्ड राइट में कौन है, S है। तो देखो जब मैंने आपको बताया था, जब मैंने ये पहला क्वेश्चन कराया था, तब आपको मैंने बताया था कि आप अपने आप को सोचो कि आप यहाँ बैठे हो, किस पोजीशन पर बैठे, तो आपका राइट हैंड साइड राइट साइड होगा, आपका लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट साइड होगा। तो हमें राइट बोला है, तो देखो कितने दो छोड़ के एस है, एक दो और यहाँ पर एस आ गया। क्लियर? यहाँ पर ये कंडीशन आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब इसके बाद दूसरी कंडीशन इसी से रिलेटेड क्या है, 15 और पी के बीच में एक जन है। 15 और पी के बीच में एक जन है, तो 15 तो ये रहा, अब पी यहां आ सकता है या पी यहां आ सकता है। दो पोजीशन पी की अवेलेबल है, आप या तो यहां लिख सकते हो या यहां लिख सकते हो। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करो, फटाफट से दूसरी इक्वेशन भी इसमें बना ही लो। क्लियर? मैं यहाँ छोटे से बना रहा हूं लेकिन आपको समझ लेना है। एक बार पी को मैं यहां लिख लेता हूं और एक बार पी को हम यहां लिख लेंगे। Q 15 और ये P, एक छोड़कर ये P। क्लियर? यहां पर देखो दोनों कंडीशन हो गई, दोनों जगह हमने कर ली। ये वाली कंडीशन आपकी फुलफिल हो गई, ये वाली कंडीशन आपकी फुलफिल हो गई। जो जो फुलफिल हो जाए उसको इस तरीके से क्रॉस मार्क कर दीजिए ताकि आपको दोबारा याद रहे कि कौन कौन सी कंडीशन हमारी बाकी है। अब देखो P से सेकंड राइट छोड़कर सेकंड थर्ड राइट पर कौन है, कोई एक पर्सन है। P से थर्ड राइट एक दो और यहां पर कोई पर्सन है जो कि 24 के सेकंड लेफ्ट में है। 24 के सेकंड मतलब यहां पर 24 आ जाएगा। देखो कैसे किया मैंने, पी के थर्ड राइट पर कोई पर्सन है, एक दो और ये थर्ड राइट। उस पर्सन की कंडीशन क्या दी गई है कि वो 24 के सेकंड लेफ्ट में। सेकंड लेफ्ट देखो 24 का सेकंड लेफ्ट हो गया, यहां पर इस पर्सन की हम कुछ पी से तीसरे नंबर पर यहां पर कोई वैल्यू है जिसके सेकंड लेफ्ट में कौन है 20। पी से दो छोड़कर राइट में थर्ड पोजीशन पर कौन है, कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि 24 के सेकंड लेफ्ट। तो वही कंडीशन हमने यहां बना ली, ये हो गया। अब यहां से आपके पास कुछ क्लूज जो है वो नहीं मिल रहे, तो आप देखो किस तरीके से करोगे। अब देखो अब 19 क्या है, किसके बारे में आ रहा है, 19 आर के बारे में आ रहा है। किसके बारे में, आर के बारे में। और आर और यू, 19 जो है यू को फेस कर रहा है, मतलब आर और यू क्या है, आपस में एक दूसरे को फेस कर रहा है। तो मतलब दोनों जगह खाली होनी चाहिए। इस पोजीशन पर अगर आप आर को रखते हो, यहाँ यू लेके आ सकते हो, ऑलरेडी क्या बैठा हो। यहाँ आप आर को रख नहीं सकते क्योंकि यू बैठा हो। यहाँ आप आर को रख सकते हो, यहाँ आप आर को रख नहीं सकते, बी बैठा होगा। यहाँ आप आर को रख नहीं सकते, मतलब एक ही पोजीशन है जहां पर आप या तो आर आ सकता है यहाँ पर या फिर यू आ सकता है, कोई भी एक वैल्यू आ सकती है। हमें नहीं पता यहाँ पर आर होगा या यू होगा, लेकिन आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से आर और यू को मैंने बैठा है। देखिए आर को आप यहाँ या तो यहाँ रख सकते हो या यहाँ रख सकते हो। ठीक है, अगर मान लो आप कहो कि यहाँ क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि सामने यू ऑलरेडी यू आना था लेकिन यहाँ पर टी आया हुआ है। यहाँ क्यों नहीं रख सकते, आर को अगर यहाँ रखोगे तो यहाँ पर सपोज करो आपका क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है, इसलिए यहाँ नहीं रख सकते। यहाँ ऑलरेडी एस आया, तो मतलब इसके अलावा कोई और पोजीशन अवेलेबल नहीं है। क्लियर? अब इस कंडीशन में देखते हैं, यहां भी नहीं रख सकते क्योंकि सामने क्यू है, यहां नहीं रख सकते एस है, यहां नहीं रख सकते पी है, तो यहां भी नहीं रख सकते। क्लियर? तो मतलब आर और यहां भी इस कंडीशन में भी यही वैल्यू आ रही है, आर और यू। लेकिन हमें नहीं पता कि आर कहां पर है और यू कहां पर है, तो हमने इस तरीके से कॉमा करके, सॉरी स्लैश करके हमने यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि आर कहां पर है और यू कहां पर है। क्लियर? तो अब देखो, अब इसको पता कैसे करेंगे, देखो यहां से पता करेंगे इस इक्वेशन से। ये तो हमारी होगी, इस इक्वेशन से आपको पता चलेगा, इस कंडीशन से आपको पता चलेगा आर कहां पर है। कैसे? देखो डब्ल्यू के सेकंड लेफ्ट में कौन है, आर। अगर आर को आप यहां मानते हो तो डब्ल्यू आपका यहां आना चाहिए, जो कि पॉसिबल है।
लेकिन अगर आर को यहाँ मानते हो तो यहाँ डब्ल्यू नहीं आ रहा। देखो डब्ल्यू के सेकंड लेफ्ट में कौन होना चाहिए, आर होना चाहिए, लेकिन यहाँ अगर आप आर को मानते हो तो डब्ल्यू यहाँ आना चाहिए, लेकिन डब्ल्यू यहाँ आ नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी एस आ चुका है। इसका मतलब आर आपका यहाँ नहीं आएगा, तो यहाँ कौन आ जाएगा, यू। इसकी वैल्यू कितनी है, 20। अब यहाँ पर आपका आर जो है, अगर आप आर यहाँ रखते हो तो डब्ल्यू आपका यहाँ आ जाएगा, ये 20। आई होप आपको समझ आया होगा। क्यों, क्योंकि आर आप यहाँ रखते तो डब्ल्यू यहाँ नहीं रख सकते, डब्ल्यू यहाँ पर नहीं रख सकते। इसको आप कहोगे सर आप उल्टा कैसे कर रहे हो, देखो डब्ल्यू से सेकंड राइट में कौन, सेकंड लेफ्ट में कौन आना चाहिए, आर आना चाहिए। तो आपको उल्टा कैसे, देखो डब्ल्यू के सेकंड लेफ्ट में कौन है, आर है, तो आर के तो राइट में हुआ ना डब्ल्यू, आर के तो क्या हुआ, राइट में हुआ, तो आर के राइट में होना चाहिए ना यहाँ डब्ल्यू, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी एस बैठा हुआ है, मतलब आपका ये नहीं होगा, तो मतलब आर आपका यहाँ आ जाएगा। अब इस कंडीशन के लिए चेक करते हैं, अगर आप आर को यहाँ रखते हो तो यहाँ डब्ल्यू नहीं आ सकता, मतलब आर यहाँ नहीं होगा, इसका मीनिंग ये यू यहाँ हो जाएगा, तो यू की वैल्यू कितनी हुई, 20, जो कि यहाँ पर थी। और उसी तरीके से आर की वैल्यू हो जाएगी 90। ठीक है, आर की वैल्यू, तो यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, ये 90, आर की वैल्यू कितनी हो गई, 90, मतलब ये कंडीशन हमारी बन गई। अब यहां से देखो 90, 19 के, अब 19 से रिलेटेड हमें एक और वैल्यू दी गई थी, टी वाली। ठीक है, 19 के जस्ट राइट में कौन है, टी, तो 19 के जस्ट राइट में टी यहां पर आ जाएगा। सिमिलरली 19 के जस्ट राइट में टी यहां नहीं आएगा, पी, क्योंकि यहां पर टी आना चाहिए, लेकिन यहाँ ऑलरेडी पी है, मतलब ये कंडीशन हमारी कैसी हो गई, रॉन्ग हो गई। क्लियर है, इस तरीके से एलिमिनेट होती है कंडीशन। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारी कंप्लीट होगी। अब हमारे पास क्या बचा, आर वाला, ये वाला कंडीशन हमारे पास हो गया। अब देखो, अब W के सामने कोई ऐसी वैल्यू है, W कौन है, ये रहा, W के सामने कोई ऐसी वैल्यू है जो T से 5 कम है। देखो R की वैल्यू हो गई 19 हो चुकी है हमारी, W की वैल्यू 24 हो चुकी है, Q की वैल्यू 15 हो चुकी है, U की वैल्यू 22 हो चुकी है। अब इसके बाद बाकी जो बचा है, अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए देखना पड़ेगा कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं जिनका डिफरेंस 5, 8 और 13 हो सकता है, पॉसिबिलिटी है 8 और 13 की। सिमिलरली 13 और 5 18 कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो 31 प्लस तो करोगे नहीं क्योंकि बाकी और कोई वैल्यू है नहीं, 31 माइनस 5 करोगे 26 कोई नहीं आ रहा, 32 माइनस 5 करोगे 27 कोई वैल्यू है नहीं, मतलब दो ही पॉसिबिलिटी है। तो के लिए आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डब्ल्यू के सामने कोई एक ऐसा पर्सन बैठा है जिसकी जो वैल्यू है वो टी से 5 कम है। इसका मीनिंग क्या है, डब्ल्यू के सामने कोई ऐसा पर्सन बैठा है जिसकी वैल्यू टी से 5 कम है। तो टी की वैल्यू देखो 8 और 13 दो ही कंडीशन हमने ली थी, तो अगर हम इसको 13 लेते हैं, इसको अगर हम 13 लेंगे तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, लेकिन ये कंडीशन तो गलत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि t से 5 कम है, ये तो t से 5 ज्यादा हो गया ना, ये वाली वैल्यू तो क्या t से 5 ज्यादा हो गई, इसलिए इसका मीनिंग क्या होगा, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 13। क्लियर, वापिस से समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। W के सामने कोई एक ऐसा पर्सन बैठा हुआ है जिसकी वैल्यू t से 5 कम है, जिसकी वैल्यू t से 5 कम है, तो हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटी थी, या तो 8 हो सकता है या 13 हो सकता है। तो अगर हम t को 13 माने तो उसमें से 5 कम यानी 8 यानी कि वैल्यू होगी, W के बस सामने ऐसा पर्सन बैठा है जिसकी वैल्यू t से 5 कम है, ये कंडीशन भी हमारी कंप्लीट होगी। अब हमारे पास बचा एक वैल्यू बची है, सारी वैल्यूज आ गई, b की वैल्यू बची तो हम यहाँ रख देंगे। अब देखो 8 हो गया 13 हो गया, सारी वैल्यूज होगी 31 और 32, तो b के लिए हमारे पास बोला था कि b एक प्राइम नंबर है, तो b की वैल्यू यहाँ 31, तो ये बता। इस तरीके से आपकी कंडीशन जो है, सारी कंडीशन जो हमने फुलफिल कर ली, ये आपका फाइनल आंसर है। दो ही पॉसिबिलिटी के अंदर हमने इसे बनाया। सबसे पहले आपको इस तरह के क्वेश्चन में आपको यही देखना होता है कि कौन सी मिनिमम पॉसिबिलिटी से आप बना सकते हो, और जब भी आप क्वेश्चन को स्टार्ट करो, देखो पजल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन को कहां से स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, तो जिसके बारे में सबसे ज्यादा वैल्यूज आपको गिवन हो वहीं से आप पजल को स्टार्ट करो। यहाँ पर हमारे पास क्यू, पी और इनके बारे में वैल्यूज ज्यादा गिवन थी, तो हमने यहीं से इस क्वेश्चन को स्टार्ट, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहां लिखा है, जो क्वेश्चन है आपको साइड में दिख रहा होगा, जहां पर बताया आपको 7% PQRSTU and U and V are working in different mobile companies among Apple, Vivo, Micromax, Oppo, OnePlus, Samsung and Xiaomi in different positions as tested। ठीक है, अलग अलग पोजीशन आपको दी गई है, अलग अलग कंपनीज है, P, Q, R, S, C, U and V, अलग अलग पर्सन है जो अलग अलग कंपनी में काम कर रहे हैं और अलग अलग पोजीशन पर काम कर रहे हैं। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर आपको दी गई है कंपनी और यहाँ पर हम लिख लेते हैं पोजीशन।
जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करो बहुत इजी होता है, लेकिन हमेशा ये लिख लेना ऊपर, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करने बैठोगे तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए इस तरह की गलती आपको नहीं करनी है, ये वैल्यूज आपको लिख लेनी है। देखो जो आपको वाइस प्रेसिडेंट, ऑल द अबव इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, आर डज नॉट वर्क इन साउमी, आर जो है साउमी में काम नहीं कर रहा, साउमी नाम की कंपनी में आर काम नहीं कर रहा है, बट वर्क्स एज अ प्रोजेक्ट है। ठीक है, देखो कंपनी के बारे में बोला कि साउमी के अंदर काम नहीं कर रहा, लेकिन जो उसकी डेजिग्नेशन दी गई है वो क्या दी गई है, प्रोजेक्ट हेड की डेजिग्नेशन आपको क्लियरली डेफिनेट वैल्यू दे दी गई है। यू डज नॉट वर्क एज टीम लीड, यू जो है टीम लीड के तौर पर काम नहीं कर रहा, मतलब उसकी पोजीशन के बारे में बात करी है कि वो टीम लीड के तौर पर काम नहीं कर रहा, बट वर्क्स इन सैमसंग, सैमसंग में काम करता है, मतलब कंपनी के बारे में यहां पर दे दिया गया है। एस वर्क्स इन वन प्लस एंड वर्क्स एज डेवलपर, एस जो है वन प्लस पे काम कर रहा है और उसकी डेजिग्नेशन भी दी गई है, किस तरीके से काम कर रहा है, डेवलपर के तौर पर वो काम कर रहा है। पी वर्क्स इन वीवो, पी जो है वीवो में काम कर रहा है, बट नॉट एज अ टेस्टर, पी जो है टेस्टर में काम नहीं कर रहा है। क्लियर? द वन हु वर्क्स इन शाओमी वर्क्स एज टीम लीड, शाओमी में जो काम कर रहा है वो टीम लीड के तौर पर काम कर रहा है, किसके तौर पर, टीम लीड के तौर पर काम कर रहा है। शाओमी कंपनी में जो काम कर रहा है उसकी डेजिग्नेशन क्या होगी, टीम लीड। एंड द वन हु वर्क्स इन माइक्रोमैक्स वर्क्स एज टेस्टर, और जो माइक्रोमैक्स में काम कर रहा है वो टेस्टर के तौर पर काम कर रहा है, वो टेस्टर के तौर पर काम कर रहा है। वी डजंट वर्क इन ओप्पो एंड शाओमी, वी जो है ना तो ओप्पो में काम कर रहा है ना ही शाओमी में काम कर रहा है। द वन हु वर्क्स इन सैमसंग वर्क्स एज डीबीए, जो सैमसंग में काम कर रहा है, देखो सैमसंग का तो हमें दिया ही था तो डायरेक्टली हम यहां लिख लेते हैं डीबीए। एंड द वन हु वर्क्स इन एप्पल वर्क्स एज एनालिसिस्ट, और एप्पल पे जो काम कर रहा है वो एनालिस्ट के तौर पर काम कर रहा है, एप्पल में जो काम कर रहा है वो एनालिस्ट के तौर पर काम कर रहा है। क्यू वर्क्स एज टेस्टर बट नॉट इन शाओमी, क्यू जो है टेस्टर के तौर पर काम कर रहा है लेकिन शाओमी में काम नहीं कर रहा है। तो ये सारी कंडीशंस हमने लिख ली। अब देखो शाओमी में काम नहीं कर रहा, तो टेस्टर के बारे में तो हमें ऑलरेडी गिवन था कि टेस्टर में जो काम कर रहा है वो माइक्रोमैक्स में काम कर रहा है, तो यहाँ पर शाओमी में काम नहीं कर रहा है, वो तो सिर्फ एक कंफ्यूजन करने के लिए आपको दिया था, बाकी उसका कोई मतलब नहीं था। ये इक्वेशन हमारी सॉल्व होगी। अब देखो अब यहां से आपका जो मेन क्वेश्चन है वो स्टार्ट होता है। अब देखो यहां पर आपको दिया है कि देखो दो पोजीशंस आपकी कंप्लीट खाली पड़ी हैं। अब ये जो पोजीशन है शाओमी एंड टीम लीड और एप्पल और एनालिस्ट, ये ऐसी जगह जहां पर दोनों जगह आपकी खाली होनी चाहिए। देखो यहाँ पर तो ऑलरेडी वीवो है, यहाँ पर प्रोजेक्ट हेड है, ये दो जगह ऐसी है जहां पर दोनों जगह खाली है। तो यहाँ पर ये दोनों पोजीशन पर या तो ये आ सकता है या ये आ सकता है, दोनों में से कोई एक वैल्यू आ सकती है। लेकिन शाओमी को आप यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि ऑलरेडी आपको यहाँ पहले ही बोला था कंडीशन में कि शाओमी यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता तो शाओमी के लिए एक ही जगह बची ये वाली, तो ये हो जाएगा शाओमी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका टीम लीड, शाओमी की बात क्या हो जाएगी वैल्यू टीम लीड। क्लियर? अब इसके बाद क्या बचा, एप्पल और एनालिस्ट, एप्पल एंड एनालिस्ट। अब इसके बाद एक एक वैल्यूज आपकी जो बची है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए, जो भी आपके बचे। यहाँ वाइस प्रेसिडेंट बचा होगा, जो आपको वाइस प्रेसिडेंट यहाँ लिख देना है, और एक वैल्यू ओप्पो की जो वैल्यू है वो यहाँ बची हुई जो आपको यहाँ लिख देनी। तो बस ये सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी इसके अंदर ऐसा नहीं था। बस इस तरह के क्वेश्चन आपको दिए किसमें जाते हैं, आरआरबी क्लर्क में जनरली इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आप में से कई लोग ये कहेंगे कि सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन मेन एग्जाम में थोड़ी आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बस आरआरबी क्लर्क में ऐसे क्वेश्चन किस तरीके से दिए जाते हैं, ठीक है, क्या शुरुआत में ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं दिया जाता है। अगर जितने भी क्वेश्चन आपके हैं टोटल ओवरऑल क्वेश्चन आप देखोगे उसमें आपके एक आध क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन मिल ही जाएगा आपको जो थोड़ा इजी होगा। बस इस तरीके से वो छुपा के रखे जाते हैं कि आप वहां तक पहुंच ही ना पाओ। लास्ट में जब आप उसका जो ये मेमोरी बेस्ड जो पेपर आते हैं उसमें आप देखोगे अरे यार ये तो मैंने किया ही नहीं, ऐसा क्वेश्चन भी था। क्लियर है? इस तरीके, इसलिए जब भी आप आरआरबी क्लर्क का, स्पेशली आई एम एडवाइजिंग फॉर आरआरबी क्लर्क, कि आरआरबी क्लर्क का जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करने बैठो तो आप इस चीज का खास ध्यान रखो कि इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं पहले उनको छांट लो। पहले भी जब ये स्ट्रेटेजी बताई थी तब मैंने ये बात करी थी, मैंने बताया था कि जो इजी क्वेश्चन होता है उनको आप एक बार छांट लो, उसके बाद आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करो।
क्लियर है ये चीज? तो पजल में भी आपको सारी पजल नहीं कि सारी पजल एक बार लेके बैठ गई। देखो प्री का एग्जाम और मेन का एग्जाम रात दिन का अंतर होता है दोनों में। प्री में आप लगभग लगभग सारे ही क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हो, एक स्ट्रेटेजी आपकी फिक्स होती है। मेन एग्जाम में पेपर का पैटर्न देख के, पेपर का लेवल देख के आपको वहां पर परफॉर्म करना है, आपको वहां पर अपनी स्ट्रेटेजीज चेंज करनी है, आपको अपनी स्ट्रेटेजीज अलग से बनानी है। क्लियर? तो जब भी आप पजल वगैरह करो तो सारी पजल सॉल्व करने मत बैठो कि ये पजल जो है मुझे आती है तो मैं इसको कर लूंगा फटाफट, नहीं ऐसा मत करो। जो भी पजल आपको लगती है कि हाँ ये पजल करने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा, उस पजल को पहले करो। उसके बाद फिर बाद में आपको लगता है हाँ ये पजल में, और जनरली आपने देखा होगा कि इस तरह के पजल से भी पिछला मैंने क्वेश्चन कराया थोड़ा सा लेंथी टाइप का था, थोड़ा सा आपको समझना था, कंडीशंस आपको मर्ज करनी थी, लेकिन इजी क्वेश्चन था, कोई ऐसा हार्ड क्वेश्चन नहीं था। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं उनको आप पहले करने की कोशिश करें। और आपको जो लगता है कि इस तरह का क्वेश्चन जो है मुझसे इजीली सॉल्व हो जाते हैं, फटाफट सॉल्व हो जाते हैं, तो उनको आप पहले करने की कोशिश करें। तो यही आपकी कुछ स्ट्रेटेजीज है। आगे और भी मैं स्ट्रेटेजीज अगर इस तरह की चीजें, छोटी छोटी चीजें हम बताते रहेंगे। बस आप वीडियो को लाइक करते रहें और फॉलो करते रहें। जय श्री राम।